वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आमिर जावेद और हम फिज़िक्स का यूनिट नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। चैप्टर हमारा हो गया था, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज में कल हमने डिस्कस किए थे एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ के साथ हमने एक्सरसाइज के रिव्यू क्वेश्चंस 10.1 से लेकर 10.4 तक हमने डिस्कस किए थे। तो उसमें आज हमने डिस्कस करना है रिव्यू क्वेश्चन 10.5। 10.5 भी डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश का ही क्वेश्चन है, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। 10.5 डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव विथ सूटेबल एग्जांपल्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में 2014, 15 और 17 में आ चुका है। तो यहाँ पर आप लिख लें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और लाहौर बोर्ड में 2014, 15 और 17 में आ चुका है। ये क्वेश्चन है जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो इसमें भी आपने दरमियान में लाइन लगानी है। एक साइड पे आपने लिखना है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी साइड पे आपने लिखना है जी ट्रांसवर्स वेव्स। तो स्टूडेंट्स, ये जब हमने टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स पढ़ा था तो उस वक्त भी हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखा था, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पे एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपने दोबारा एक दफ़ा इसको ध्यान से करना है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन। In longitudinal waves, the vibratory motion of particles of medium is back and forth along the direction of propagation of waves. In longitudinal waves, the vibratory motion of particles of medium is back and forth along the direction of propagation of waves. Longitudinal waves में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है इज बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, वेव्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन के बैक एंड फोर्थ या पैरेलल होती है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल्स दी गई हैं, एग्जांपल्स खास तौर पे आपने दो एग्जांपल्स इसकी याद रखनी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल्स में एक है जी साउंड वेव्स, इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर एग्जांपल है साउंड वेव्स, और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्लिंकी स्प्रिंग। वेव प्रोड्यूस्ड इन स्लिंकी स्प्रिंग। और कब स्लिंकी स्प्रिंग में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं? और लॉन्गिट्यूडनल, जब उसको हॉरिजॉन्टल मूव किया जाता है, मूव हॉरिजॉन्टल। तो इसकी डेफिनेशन आप एक दफा दोबारा सुनिए। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज बैक एंड फोर्थ या पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। इसकी एग्जांपल साउंड वेव्स और इसकी एग्जांपल वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्लिंकी स्प्रिंग व्हेन मूव हॉरिजॉन्टल। स्टूडेंट्स, एक चीज आपने याद रखनी है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। कंप्रेशनल वेव्स इनको इसलिए कहा जाता है कि इनमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस बनते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कंप्रेशनल वेव्स इसलिए कहा जाता है कि इनमें कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस बनते हैं। उसके बरक्स दूसरी जो वेव्स हैं, द वेव्स इन ट्रांसवर्स वेव्स
ट्रांसवर्स वेव्स, द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है, मीडियम के जो पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन होती है इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर होती है। और ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स में जो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल्स आपने ध्यान से देनी है। वाटर वेव्स, और दूसरी एग्जांपल वेव्स प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग या स्ट्रिंग। और अगर आप स्लिंकी स्प्रिंग का लिखते हैं कि स्लिंकी स्प्रिंग में भी ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो उस सूरत में होती है जब स्लिंकी स्प्रिंग को अप एंड डाउन फ्लिप किया जाता है। जब स्लिंकी स्प्रिंग को अप एंड डाउन फ्लिप किया जाता है तो उसमें ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एमसीक्यू भी पढ़ा था कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बोथ वेव्स, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो स्लिंकी स्प्रिंग ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दोनों तरह की वेव्स प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। जब इसको लेफ्ट राइट मूव करते हैं, पुश एंड पुल करते हैं, तो उससे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और जब उसको अप एंड डाउन फ्लिप करते हैं तो उससे ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इससे रिलेटेड टर्म्स जो हैं क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, ये भी आपने याद रखनी है, क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो इसमें भी दरमियान में आपने लाइन लगा के एक तरफ क्रस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, एक तरफ आपने ट्रफ की डेफिनेशन लिखनी है, और मतलब उसको एक्सप्लेन करना है आपने। ये मैंने लिख दी थी जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था ट्रांसवर्स वेव्स का, तो उसमें क्रस्ट और ट्रफ का मैंने बता दिया था। उसके बाद स्टूडेंट्स 10.6 शॉर्ट क्वेश्चन, ड्रा अ ट्रांसफर वेव विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर, लेबल क्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वेव। आपने एक वेव ड्रॉ करनी है जिसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए 2 सेंटीमीटर और वेवलेंथ होनी चाहिए उसकी 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 10.6, इसमें स्टूडेंट्स आपने एक लेबल डायग्राम बनानी है, एक डायग्राम बनानी है, और जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 2 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो वेवलेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसको आपने इस तरह से करना है कि यहाँ से 2 सेंटीमीटर आपने स्केल से मेजर कर लेना, 2 सेंटीमीटर, और इधर भी आपने 2 सेंटीमीटर मेजर करके और वेवलेंथ 4 सेंटीमीटर होने का मतलब है कि एक क्रस्ट से लेकर अगले क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है जी? मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और एक क्रस्ट से लेकर अगले क्रस्ट तक का या एक ट्रफ से लेकर अगले ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहा जाता है। इसमें आपने क्रस्ट
और ट्रफ को भी आपने लेबल करना होता है। इसमें एक क्रस्ट से लेकर अगले क्रस्ट तक का डिस्टेंस या एक ट्रफ से लेकर अगले ट्रफ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। ये आपने 4 सेंटीमीटर बनाया। और जो मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है, और एम्पलीट्यूड आपने लिया 2 सेंटीमीटर का। तो अब इसे क्रस्ट और ट्रफ आपने लेबल करने हैं। मीडियम के वो पार्ट्स जो मीन पोजीशन से ऊपर होते हैं उन्हें क्रस्ट कहा जाता है, ये क्रस्ट। और वो पार्ट्स जो मीन पोजीशन से नीचे होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रफ। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक क्रस्ट और ट्रफ मिलकर एक कंप्लीट वेव बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 10.7, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10.7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Derive the relationship between velocity, frequency and wavelength of a wave. Write a formula relating the velocity of wave to its time period and wavelength. तो आपने सबसे पहले इसमें वेव इक्वेशन ड्राइव करनी है, यानी कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन बताना है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट इसका राइट अ फॉर्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ अ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। और दूसरा वेलोसिटी का टाइम पीरियड और वेवलेंथ से क्या रिलेशन बनता है आपने वो एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जब हम रिपल टैंक में वेव्स प्रोड्यूस करते हैं तो वेव्स डिस्टेंस जो कवर करती हैं, जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ वेव या स्पीड ऑफ वेव। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही ड्राइव करेंगे क्योंकि ये आमतौर पे हमें शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपने वेव्स को स्टडी करने के लिए रिपल टैंक में पहले वेव्स प्रोड्यूस की। अब वेव्स कुछ डिस्टेंस कवर करती हैं या डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं, और वेव्स को वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम लगता है t, तो the distance covered by the wave या the displacement covered by the wave in unit time is called velocity of wave. The displacement covered by the wave in unit time is called velocity of wave. और अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये हमारे पास रिपल टैंक की ट्रे, यहाँ पॉइंट A से वेव पॉइंट B तक मूव करती है, यानी कि पॉइंट A से पॉइंट B तक वेव मूव करती है। तो अगर वेव को पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड ऑफ वेव के इक्वल है, टाइम पीरियड के इक्वल है, तो फिर ये मस्ट है कि A और B के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेवलेंथ के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे कंडीशन ऐसे देनी है कि इफ स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, यानी कि मीडियम के दो पॉइंट्स के दरमियान जो वेव है उसको जाने में, उसको मूव करने में जो टाइम लगता है वो वेव के टाइम पीरियड के इक्वल है, वो टाइम पीरियड ऑफ वेव के इक्वल है। तो इफ स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T देन लैम्डा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लैम्डा जो है वो d के इक्वल है। तो इस रिलेशन में अगर हम ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो वेलोसिटी ऑफ वेव्स या स्पीड ऑफ वेव्स इज इक्वल टू लैम्डा ओवर t। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर t इंटू लैम्डा। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर कोई लिखा हो a ओवर b तो इसको हम 1 ओवर b इंटू a लिख सकते हैं। इसी तरह लैम्डा ओवर t लिखा है, इसे 1 ओवर t इंटू लैम्डा लिखा जा सकता है। और ये जो 1 ओवर t होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो यहां पे आपने इसकी वैल्यू पुट की तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। दिस इज वेव इक्वेशन और दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। और इसी शॉर्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि राइट अ फॉर्मूला रिलेटिंग वेलोसिटी ऑफ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। तो अब इसका जो बी पार्ट है वो ये है कि आपने एक फॉर्मूला लिखना है
और उस फॉर्मूले में आपने रिलेट करना है, उस फॉर्मूले में आपने रिलेट करना है वेव की वेलोसिटी को वेवलेंथ और टाइम पीरियड से। तो जब वेव की वेलोसिटी को वेवलेंथ और टाइम पीरियड से आप रिलेट करते हैं तो ये रिलेशन आता है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर कैपिटल टी। v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर कैपिटल टी, ये रिलेशन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने वेव इक्वेशन ड्राइव की। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ड्राइव वेव इक्वेशन या प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके लिए सारा बैकग्राउंड आपने एक आध लाइन याद करनी है कि रिपल टैंक में स्ट्रेट वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, तो रिपल टैंक में जो वेव्स डिस्टेंस कवर करती हैं टाइम t में, वो वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अगर हम 2 पॉइंट्स पोज करते हैं, वेव को पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड ऑफ वेव के इक्वल है, यानी कि स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो जो फिर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा वो लैम्डा के इक्वल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी। तो v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर कैपिटल T, ये आ गया इसको रिप्लेस करने से। अब v इज इक्वल टू लैम्डा और 1 ओवर टी हमने सेपरेट कर लिया, v इज इक्वल टू 1 ओवर टी इंटू लैम्डा, तो 1 ओवर टी जो है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। और सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है, सेकेंड इसकी लाइन में ये कहा गया है कि राइट द रिलेशन विद वेलोसिटी ऑफ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। तो टाइम पीरियड और वेवलेंथ से रिलेशन जो ये बनता है v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स रिव्यू क्वेश्चन 10.8, ये भी एक्चुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। Wave are the means of energy transfer without transfer of matter. Justify this statement with the help of simple experiment. इसका मतलब यह है कि वेव एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन उसमें मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता। वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती हैं उसमें मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होता। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सिंपल एक्सपेरिमेंट। आपने इस स्टेटमेंट को आपने करना है सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ, आपने प्रूफ करना है। इसके लिए वेव मोशन या वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी दोनों टॉपिक इसमें आ सकते हैं। तो अगर आप इसमें लिख देते हैं जी वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, इसके लिए दो छोटे छोटे बुक में एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। वैसे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बुक से याद करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 कर लें और एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2, यानी कि जो एक्टिविटीज हमने की थी लेक्चर के अंदर भी, चैप्टर के अंदर भी हम 2 दफ़ा कर चुके हैं उसको। आप इसे यूं कर लें जी, एक्सपेरिमेंट नंबर 1। इसमें क्या किया था जी, टेक अ टब ऑफ वाटर। आपने पानी का एक टब लेना है। टेक अ टब ऑफ वाटर, एक पानी से भरा हुआ टब लेना है। और इसके एक सिरे पर आपने पेंसिल से वाइब्रेट करना है। पेंसिल को रख के उसको ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू करना है। तो जब आप इसके एक सिरे पर पेंसिल ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे तो पेंसिल के ऊपर नीचे वाइब्रेट करने से जो पानी के पार्टिकल हैं उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। तो वेव की डेफिनेशन यहाँ पे पूरी होगी। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होगा, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और ये जो आपकी डिस्टर्बेंस है, ये जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एनर्जी मीडियम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना शुरू हो जाएगी। ये एनर्जी मीडियम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना शुरू हो जाएगी,
और इसमें होता क्या है कि जितनी ज़्यादा आप एक सिरे पे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जितनी ज़्यादा मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उतनी ज़्यादा एनर्जी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। आप इसको स्लो वाइब्रेट करते हैं, आप पर सेकंड कम एनर्जी दे रहे हैं, तो कम एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होगी। और अगर आप ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करते हैं, तो पर सेकंड आप एनर्जी दे रहे हैं ज़्यादा, उससे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। लेकिन हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव करना है कि वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेकर जाती हैं, वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को लेकर जाती हैं, लेकिन जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लेकर जा रही होती हैं, उसमें क्या होता है कि मैटर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करता। जैसे कि हमारा क्वेश्चन भी ये है कि जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट के वेव ट्रांसफ़र एनर्जी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करें कि एक डिस्टर्बेंस से थोड़े फासले पर एक रबड़ का पीस रख दें, एक रबड़ कॉर्क रख दें, या इसकी जगह हम पीसेस ऑफ पेपर भी रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब वेव ट्रैवल करती करती इस कॉर्क में से पहुंचेंगी, इस कॉर्क तक पहुंचेंगी, तो वेव्स के साथ ये कॉर्क अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं। वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन इस कॉर्क को भी मिलेगी और कॉर्क अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। लेकिन हम ये देखेंगे कि कॉर्क सिर्फ अपनी ही मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, अपनी जगह छोड़कर वेव्स के साथ आगे नहीं जाता, आगे मूव नहीं करता। तो इससे हमें ये पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये हमें पता चला कि जब हम किसी मीडियम की किसी साइड पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, और डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करने में हम जो उसको एनर्जी दे रहे होते हैं, वो एनर्जी मीडियम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है, लेकिन सिर्फ एनर्जी ही जाती है। मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मीडियम का मैटर होता है, वो अपनी जगह छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। दूसरा एक्सपेरिमेंट हम इसमें कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट 2। टेक अ स्ट्रिंग, टेक अ रोप एंड फिक्स इट विद वन एंड। आपने एक रस्सी लेनी है, एक स्ट्रिंग लेनी है, एक रोप लेनी है, इसको एक सिरे से फिक्स कर देना है और अपने हाथ को दूसरे सिरे पर रेगुलर अप एंड डाउन फ्लिप करना शुरू करेंगे आप। तो जब आप अपने हाथ को अप एंड डाउन फ्लिप करते हैं तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वेव्स का एक सेट प्रोड्यूस होता है जो आपके हाथ से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि आप इसको जो रेगुलर अप एंड डाउन फ्लिप कर रहे हैं, आपके रेगुलर अप एंड डाउन फ्लिप करने से क्या होगा कि मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेटरी मोशन होगी। मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, जिससे आपके हाथ की पैदा की गई डिस्टर्बेंस, यानी कि आपकी मस्कुलर एनर्जी मीडियम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। आपके हाथ की दी गई मस्कुलर एनर्जी मीडियम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। लेकिन आप इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट करें कि आप किसी पॉइंट पर कलर्ड मार्कर से एक निशान लगा लें, तो आप देखेंगे कि अपनी वाइब्रेटरी मोशन के दौरान ये पॉइंट P, जिस हिस्से पे आपने निशान लगाया है, ये आपको कभी अपनी मीन पोजीशन से ऊपर नज़र आएगा, कभी आपको अपनी मीन पोजीशन से नीचे नज़र आएगा। लेकिन जस्ट ये पॉइंट P अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, वेव्स की डायरेक्शन के साथ अपनी जगह छोड़कर आगे पीछे नहीं जाएगा। तो इन दो सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम ये आइडिया लगा सकते हैं, हमें ये आइडिया हो गया, हमें ये प्रूव हो गया कि जब हम किसी मीडियम में से वेव्स पास करवाते हैं, तो मीडियम में से वेव्स जब पास होती हैं तो वो एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाती हैं। वेव्स एनर्जी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाती हैं, लेकिन जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, जो मीडियम का मैटर होता है, वो जस्ट अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, जस्ट वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है और अपनी जगह छोड़कर आगे पीछे नहीं जाता।
तो इन दो सिंपल एक्सपेरिमेंट से हमने ये प्रूव किया कि वेव इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। वेव्स के ज़रिए, वेव मोशन के ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। वेव्स के ज़रिए एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इस दौरान जो मैटर है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, वो जस्ट अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे या आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह छोड़कर नहीं जाते। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट वाला, सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10.9। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। Explain the following properties of waves with reference to ripple tank experiment: reflection, refraction and diffraction। तो स्टूडेंट्स, हमने जब इसको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन वाला टॉपिक स्टडी किया था, तो उसी वक्त हमने कहा था कि इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 10.9 इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें आपने बारी बारी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपने रिफ्लेक्शन को लिखना है। इसमें दो चीजें आएंगी, एक इसकी डेफिनेशन, दूसरे एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम। सेम वे में आपने रिफ्रैक्शन को, इसमें भी स्टूडेंट्स दो चीजें आएंगी, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम। इसके बाद आपने डायफ्रैक्शन को लिखना है। डेफिनेशन साथ एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्राम। दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और ये हमने सारा लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लिया हुआ है जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद लास्ट रिव्यू क्वेश्चन 10.10। डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑल्सो इंक्रीज its wavelength? If not, how these quantities related? कि जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, क्या वेव्स की वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये क्वांटिटीज आपस में कैसे रिलेट करती हैं? शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है ये, कि अगर आप वेव्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से क्या इसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज होती है? अगर ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ इंक्रीज नहीं होती, तो फिर इसका रिलेशन कैसे होता है आपस में? तो अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो आप अगर f और लैम्डा का आपस में रिलेशन बनाएंगे तो f इज इक्वल टू लैम्डा ओवर v ओवर लैम्डा। अब इससे रिलेशन बन रहा है f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो यहाँ पे प्रूव हो रही है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से वेवलेंथ इंक्रीज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज होती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रिवर्स रिलेशन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेज इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेज, क्योंकि दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन
इफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज wavelength decreases and vice versa. According to above relation, if the frequency increases, wavelength decreases and vice versa. स्टूडेंट्स, ये वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इससे कन्वर्स भी ट्रू हो सकता है। यानी कि हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे वेवलेंथ डिक्रीज होगी, लेकिन इससे कन्वर्स भी हो सकता है। मीन्स कि अगर आप फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इसे वाइस वर्सा कहा जाता है कि एक अगर कंडीशन हो रही है तो इससे कन्वर्स भी हो सकती है। तो क्वेश्चन था कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इंक्रीजेस, कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है क्या उसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्या उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है? अगर नहीं, ऐसा नहीं होता तो क्या रिलेशन होता है, क्या होता है इसमें? तो स्टूडेंट्स, इसको हम एक दफ़ा फॉर्मूले को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास वेव इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। अब इसका अगर रिलेशन अगर हम बनाए, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि रिलेशन क्या बना? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी हम ज़्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो उसकी वेवलेंथ शॉर्ट हो जाती है, और अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी हम कम करते हैं तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। ये जो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनमें भी ऐसे ही होता है कि जो कुछ रेडिएशंस ऐसी होती हैं, मतलब 9th क्लास में हमने पढ़ा कि जो इंफ्रारेड होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ होती है, और लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब है उसके अंदर एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी उनकी, जाहिर है। और जो अल्ट्रा वायलेट या विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। तो जब उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है इट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। हमने ये रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म कर दी है। इसमें 10 क्वेश्चन है, 10.1 से लेकर 10.10 तक। तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें ऐसे हैं जो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने एज इट इज़ चैप्टर में पढ़े हुए हैं, और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपने चैप्टर में पढ़े हुए हैं। बस हमने इसको लिखने का तरीका, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसकी देखनी थी। ये काम कोई हमने नया नहीं किया। एक्सरसाइज जो भी होती है, रिव्यू एक्सरसाइज हो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन होते वो भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट के अंदर से ही हैं। लेकिन जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादातर चैप्टर वाले ही क्वेश्चंस को, उन्हीं के टॉपिक्स को क्वेश्चन की शक्ल में आपको दिया जाता है। तो उसमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप कोई भी चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेते हैं, उसके फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले तो चैप्टर याद हो जाता है, उसके अंदर से जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट बन सकते हैं वो हमें समझ में आ जाते हैं। फिर उसकी रिव्यू एक्सरसाइज सारी की सारी उस चैप्टर के अंदर से होती है। MCQs आप कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, उसके फार्मूलाज अगर याद हैं तो न्यूमेरिकल सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस किया करें, सबसे पहले ये काम किया करें कि जो हमने किया है उसको अच्छे तरीके से लर्निंग करें, चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें, तो आपको फिर कोई MCQ, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्चुअल या कोई न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया करें। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ही एंड पे एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन चुका है, कि एक फैशन बन चुका है कि हम लोग समटाइम्स झूठ इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों में। मतलब मॉरली हम लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग सच बोलें और हमेशा सच्ची बात किया करें, झूठ से बचा करें।
क्योंकि झूठ अल्लाह ताला को तमाम बुराइयों में सबसे ज़्यादा नापसंद जो बुराई है वो झूठ है। अगर हम झूठ छोड़ देते हैं तो हमारे दीगर मामलात भी ठीक हो जाएंगे। ये छोटा सा आपको मैंने मैसेज देना था। तो आप अपने घरों में हिफाजत से रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।